जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 का सिलेक्शन टेस्ट और जेएनवीएसटी 2023 सिलेक्शन टेस्ट हो चुका है और मैं इसका आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो में आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास और इसका कोड है क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर का कोड है जी है, तो इसके हिसाब से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आप और अपना क्वेश्चन पेपर भी खोल लीजिए, आप रख लीजिए अपने पास और उससे मिलाते जाइए कि आपने कौन कौन से प्रश्न सही किए हैं और उनका क्या सही उत्तर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखिएगा और अपने ऑप्शन मिलाते जाइएगा कि आपने कौन सा सही टिक किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में कुछ खास नहीं है। यहाँ पर मुख्य होता है परीक्षा पुस्तिका कोड जी है, सबका अलग अलग होगा। तो इसमें क्वेश्चन जो होंगे, प्रश्न जो होंगे वो थोड़ा आगे पीछे होंगे, बस इतना ही अंतर होगा। ठीक है, और यहाँ पर सामान्य निर्देश हैं कि 40 मिनट दिए जाएंगे दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त। बाकी आपको सब पता ही है कि मानसिक योग्यता के 50 अंक के प्रश्न मतलब 40 प्रश्न, और जो मैथ्स है आपकी 20 प्रश्न, और भाषा जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश तो उसके 20 प्रश्न रहने वाले हैं। कुल 80 प्रश्न 100 नंबर के। ठीक है, और बाकी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है बताना आपको। बाकी चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग। सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण मतलब रीजनिंग देख लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया इसका जो कोड था प्रश्न पुस्तिका का वो जी था। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लेंगे, क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, बाकी सारे सवाल वही रहेंगे। तो यहाँ पर चालू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है इसका आंसर रहने वाला है, प्रश्न क्रमांक जो पहला है इसका आंसर रहने वाला है ये सी नंबर, ये सी नंबर रहने वाला है इसका ऑप्शन। तो यहाँ पर सी पर टिक कर देंगे। अब इसके बाद दूसरा सवाल पर आते हैं और जो दूसरा सवाल है रीजनिंग का इसका आंसर रहने वाला है प्रश्न डी। ये यहाँ पर नहीं रहेगा, इसको कैंसिल करेंगे, इसका आंसर रहने वाला है डी। ठीक है, अब इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 3 का जो आंसर रहने वाला है उसका आंसर रहने वाला है फिर से डी ही। तो इस तरह से फिर इसके बाद फिर वापस अगले सवाल पर जाते हैं। तो जो सवाल नंबर 4 है इसका ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर ए। यहाँ पर हमको शायद भिन्न आकृति ढूंढनी थी, तो यहाँ पर ए रहने वाला है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब इसके बाद अगले पेज पर जाएंगे और भाग 2 चालू होगा और भाग 2 में हमको निर्देश पहले पढ़ लेते हैं। निर्देश यहाँ पर दे रखा है कि प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें, मतलब यहाँ पर समान आकृति को चुनना है। तो समान आकृति होगी, यहाँ पर जो समान आकृति होगी वो यहाँ पर सी नंबर रहने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद अगले सवाल पर आएंगे और अगले सवाल पर आने के लिए यहाँ पर छठवां देखेंगे सवाल। छठवें सवाल का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर बी नंबर। तो बी नंबर को टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल पर आएंगे। अगला सवाल है 7वां, समान आकृति चुनना है। तो 7वें की समान आकृति बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगले सवाल पर आएंगे। तो जो 8वां है इसमें भी समान आकृति चुनना है, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए पर टिक कर देंगे। अब अगले सवाल पर आएंगे, इसको कट करेंगे अगले सवाल पर। और ये सवाल है भाग 3 के। भाग 3 में है, पहले निर्देश देखेंगे क्या बोल रहा है। निर्देश बोल रहा है कि एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, मतलब आकृति आपको पूर्ण करना है। बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके, मतलब यहाँ पर आपको आकृति कुल मिलाकर पूरी करना है, आकृति अपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर आकृति पूरी करने के लिए 9वां का जो आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर होने वाला है। और इसके बाद नेक्स्ट सवाल पर आएंगे। सवाल है 10वां और जो 10वें का आंसर रहने वाला है वो ए रहने वाला है। सीधे अभी आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आप
अपना एनालिसिस कर पाएँ कि आपने कितने सवाल सही किए हैं और आपका सिलेक्शन होगा नवोदय विद्यालय में या नहीं। तो अगला प्रश्न है 10वां नहीं 11वां, और 11वें का जो आंसर रहने वाला है, यहाँ पर जो आकृति फिट होने वाली है वो है बी नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से बैक आएंगे और 12वां सवाल जो है, यहाँ पर जो आकृति इस चित्र को पूरा करेगी वो रहेगी बी नंबर। तो यहाँ पर बी पर टिक करेंगे। अब अगले सवाल पर आएंगे। भाग 4 चालू हो जाता है। सभी भाग में 4-4 प्रश्न हैं। तो पहले निर्देश पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? निर्देश बोल रहा है कि चौथे चित्र के स्थान पर छोड़ा गया है, मतलब यहाँ पर एक श्रेणी बनी हुई है, श्रेणी, और यहाँ पर कुछ जोड़ा या घटाया जा रहा है। तो उस हिसाब से अगला चित्र, अगली आकृति कौन सी होगी जो उचित होगी, तो ये चीज़ आपको इस प्रश्न में बताना है। तो भाग 4 का 13वां चालू करते हैं और 13वां का जो आंसर है, जो इसमें आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर कट करेंगे इसको। अगला प्रश्न है जो यहाँ पर अगला प्रश्न है 14वां, और इसमें जो आकृति रहने वाली है, यहाँ पर पहले एक सर्कल है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो यहाँ पर फिर 2 सर्कल है और 2 सर्कल के बाद यहाँ पर जो डॉट डॉट दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक के बाद डॉट था, एक ही मतलब सर्कल था, गोला था, वृत्त बोल सकते हैं इसको। फिर एक के बाद दूसरा इसी में जुड़ गया गोला, तो इसमें एक डॉट बनेगा, तो इसका सी नंबर सही होगा। ठीक है, तो 14वें का सी नंबर सही होगा। ठीक है, इसके बाद 15वें पर आते हैं, और जो 15वें का आंसर रहने वाला है, ये रहने वाला है 15वें का रहने वाला है भैया आपका डी नंबर। ठीक है, फिर से अब 16वें का जो आंसर रहने वाला है, ये रहने वाला है बी नंबर। तो 16वें का बी नंबर सही होगा, बी में टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और भाग 5 चालू हो जाता है। और भाग 5 में यहाँ पर निर्देश प्रश्न 17 से 20 है, मतलब 4 सवाल हैं, और निर्देश दिया गया है कि इस तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न से, मतलब कि यहाँ पर इस तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना चाहिए। तो फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर निर्देश, अच्छे से पहले पढ़ लेंगे। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, तो प्रश्न चिन्हों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चिन्ह में भी होना चाहिए। दूसरे सेट के तीसरे और चौथे, मतलब पहले वाले का संबंध जो दूसरे से है वही तीसरे वाले का चौथे से होना चाहिए, यही चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 17वें का जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है ए नंबर। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट सवाल 18वें का जो आंसर बनने वाला है, जो पहले का संबंध है, मतलब जो यहाँ पर देख लेंगे आप, जो इस आकृति का इस आकृति संबंध है वही इसका इससे रहना चाहिए। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा, जो संबंध होगा, वो इस वाले का संबंध जो इससे है वो यहाँ पर आंसर, और मतलब जो उत्तर होगा इसका वो सी नंबर होगा, सी नंबर सही होगा। ठीक है, इसको कट करेंगे। और जो 19वां सवाल है ये थोड़ा डाउट में है, बट जहाँ तक मैं जिस प्रश्न को सही, जिस उत्तर को सही करने वाला हूँ वो 19वें का रहने वाला है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑप्शन बी 19वें का सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं, और अगला प्रश्न है 20वां का जो उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है सी। ठीक है, तो इस तरह से रीजनिंग के 20 सवाल पूरे हो गए। और अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और चालू होता है भाग 6 यहाँ पर। अब भाग 6 में चालू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 से 24, और इसमें हमको करना है कि जो यहाँ पर जो आकृतियाँ दी गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो इनका छोटा सा जो भाग है ये काट करके अलग कर दिया गया है। तो हमको ये पता करना है, निर्देश में ये दिया है कि आपको ऐसा कौन सा भाग, कौन सी आकृति यहाँ पर फिट होगी जो यहाँ पर एक पूरी आकृति बना देगी, संपूर्ण आकृति। तो 21वें का आंसर होगा, यहाँ पर आंसर होगा डी नंबर। ठीक है,
और इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं, और 22वें का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी नंबर। फिर अगले सवाल पर आते हैं, जो 23वां है इसका आंसर रहने वाला है आपका, यहाँ पर 23वें का आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। और फिर इसके बाद 24वें का आंसर रहने वाला है आपका ए नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी हो गई आकृतियाँ। एंड इसके बाद जो भाग 7वां है, भाग 7वें में है दर्पण वाला, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब ये एक्स वाई जो है यहाँ पर, ये दर्पण प्रतिबिंब है, मतलब दर्पण रखा हुआ है, जो मिरर रखा हुआ है, जो शीशा आप बोल सकते हैं, जिससे आप अपना चेहरा देखते होंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये आकृति है, अब इसके इस साइड जो दाएं साइड है, अगर ये मिरर दर्पण रख दिया जाए तो आकृति कैसी दिखेगी, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यही चीज़ हमको बताना है, इसी का उत्तर देना है। तो चलिए चालू करते हैं। 25वें का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है भैया आपका यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, अगला है 26वां। 26वें का जो आंसर रहने वाला है, मिरर में जो बनने वाला चित्र है वो बनेगा आपका बी नंबर 26वें का, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल 27वें पर आते हैं हम। 27वें का जो चित्र बनने वाला है दर्पण में, वो बनने वाला है आपका बी नंबर, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल है 28वां। 28वें में जो आपका दर्पण पर प्रतिबिंब बनने वाला है वो है सी नंबर, ठीक है। इसके बाद भाग 8, और भाग 8 में भी 4 सवाल 29 से 32 तक, और इसमें कागज़ मोड़ने वाले सवाल हैं। मतलब अगर कागज़ को मोड़ा जाए, फिर उसको काटा जाए और फिर उसको खोला जाए तो क्या आकृति बनेगी, उस आकृति में क्या बदलाव आएंगे, यही चीज़ हमको निकालना है। तो सीधा हम चलते हैं उत्तर की ओर कि कौन कौन से उत्तर रहने वाले हैं, क्योंकि वही सभी को जानने में उत्सुकता है। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर 29 है, तो 29 का उत्तर रहने वाला है आपका सी नंबर, ठीक है। इसके बाद जो 30वां सवाल है आपका, इसका उत्तर रहने वाला है सी नंबर, ठीक है। और इसके बाद जो अगला सवाल है आपका, इसका उत्तर रहने वाला है आपका ए नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बच्चे अपना अपना मिलाते जाएंगे। आपके क्वेश्चन आगे पीछे होंगे ज़रूर, लेकिन सवाल सारे वही हैं। आपको जो भी सवाल दिखते जाएं उनका आंसर आप टिक करते जाइए और मिलाते जाइए, मैचिंग करते जाइए कि आपने सही टिक किया है या नहीं किया। तो इसके बाद फिर आप अपना खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपने कितने सवाल सही किए, कितने गलत किए, और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगला सवाल है 32वां, और 32वें का जो उत्तर रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है भैया यहाँ पर सी नंबर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है, अब सही आ रहा। और भाग नंबर 9 चालू हो जाता है यहाँ पर। 32 से 36 4 सवाल, नहीं 33 से 36, और इसमें है आपका कि कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। मतलब ये टुकड़े बिखरे हुए हैं, और ये टुकड़े पहले निर्देश पढ़ेंगे हम अच्छे से। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करें जिसे उस चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। मतलब ये खूब सारे टुकड़े हैं आपके पास, और इनसे कौन सी आकृति, कौन सा चित्र बनाया जा सकता है, ये चीज़ हमको बताना है। तो चालू करते हैं। प्रश्न संख्या जो 33 है आपका, इसका उत्तर रहने वाला है आपका, प्रश्न संख्या 33, इसका उत्तर रहने वाला भैया आपका बी नंबर, ठीक है। और अगला सवाल 34 का उत्तर आपका रहेगा बी नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका सवाल नंबर है 35, तो जो 35 है इसका उत्तर रहने वाला है फिर से बी नंबर आपका, ठीक है। इसके बाद जो सवाल नंबर 36 है, इसका भी आपका उत्तर बी नहीं, इसका उत्तर आपका ए, ऑप्शन ए सही रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही होगा 36 का। तो इस तरह से आपके रीजनिंग के जो मानसिक योग्यता थी उसके 36 सवाल हो गए हैं। अब बचे अंतिम 4 सवाल रीजनिंग के, और इसमें आपको बताना है कि पहले हम निर्देश पढ़ेंगे सीधे। तो निर्देश में दे रखा है 37 से 40 में बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, और वो सबको पता है चित्र दिया गया है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर में संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब
ये जो आकृति दी गई है आपको, ये वाली आकृति प्रश्न चित्र, ऐसी उत्तर चित्र में से ये वाली आकृति किसमें इंक्लूड है, मतलब उसके अंतर्गत आ रही है, ये हमको इस प्रश्न में बताना है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। और जो सवाल नंबर 37 है, प्रश्न नंबर 37, इसका उत्तर रहने वाला है आपका डी, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, और इसके बाद अगला चालू करते हैं हम। सवाल नंबर जो 38 है हमारा, सवाल नंबर जो 38 है हमारा, इसमें उत्तर रहने वाला है आपका ए नंबर। ठीक है, और जो 39 है इसमें आपका उत्तर रहने वाला है बी नंबर। फिर सवाल नंबर जो आपका है 40, रीजनिंग का अंतिम सवाल, इसमें भी उत्तर रहने वाला है आपका ए नंबर। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मिला सकते हैं अपने प्रश्न पुस्तिका से, जो आपके पास क्वेश्चन खूब सारे, मतलब प्रश्न पुस्तिका है, क्वेश्चन पेपर है, उससे मिला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोड दे रखा है, हिंदी का है ये, और जी मतलब वो होता है पुस्तिका कोड कौन सा है। ठीक है, अब आते हैं मैथ की बारी, और यहाँ पर रीजनिंग के सवाल हो गए हैं, कुल रीजनिंग के 40 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मैथ चालू करते हैं। अब यहाँ पर खंड दूसरा चालू हो जाता है, और यह है खंड दूसरा जो है मैथमेटिक्स का है, और मतलब अंकगणित परीक्षण। तो हम सीधे चलते हैं जिसमें हमारी उत्सुकता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैथ का कौन सा सवाल सही होगा, कौन सा नहीं होगा, तो वही चालू करते हैं हम लोग सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 41 देखेंगे, और जिस बच्चे का है तो देखेंगे कि सही है या गलत। तो ठीक है, सवाल नंबर 41 पर आते हैं, और सवाल नंबर 41 का आंसर जो रहने वाला है वो अभी डाउट में है, और इसको मैंने हल किया है, और मैंने और भी देखे हैं एक दो सोर्सेज से, लेकिन इसका आंसर कहीं भी जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये सवाल गलत है, और इसका आपको बोनस मिल सकता है। क्या मिल सकता है भैया? बोनस। ठीक है, सवाल नंबर 42 में आएंगे। अगर आपने टिक किया हुआ है 41 नंबर सवाल को, तो आपको नंबर मिल सकता है, मतलब अगर आपने सही किया है तो इसका नंबर सबको मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें अभी आपने जो भी ऑप्शन लगाया होगा वो अभी तो यही है फ़िलहाल। फिर देखते हैं क्या होता है। अगला सवाल है 42, और सवाल नंबर जो 42 है इसका आंसर रहने वाला है भैया, क्या रहने वाला है, तो मैं बताता हूँ। सवाल नंबर 42 है, इसका ऑप्शन रहने वाला है सी आपका। सीधा मैं आंसर बताऊँगा तुरंत, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे। ठीक है, और इसके बाद जो सवाल नंबर 43 है ये रहने वाला है आपका, इसका आंसर रहने वाला है बी, जिसका होगा 65, और इस बच्चे ने सही कर दिया है। और अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है 44, और अगला सवाल 44 है। 44 का आंसर रहने वाला है क्या? 105 डी, इस बच्चे का सही है। और फिर अगला सवाल है 45, और 45 का रहने वाला है ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 12%। ठीक है, और फिर अगला चालू करते हैं। 45 सवाल हो गए हैं मैथ के। अब हम चालू करेंगे सवाल नंबर 46 से। सवाल नंबर 46, जो 46 का ऑप्शन रहने वाला है आपका, मतलब जो उत्तर रहने वाला है 46 का, तो 46 का ए रहने वाला है, नहीं 46 का ए नहीं रहने वाला है, 46 का बी रहने वाला है। यहाँ पर 1400 ऑप्शन उत्तर आने वाला है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर जो आपका 46 है इसका रहने वाला है ऑप्शन 1400। ठीक है, और चालू करेंगे यहाँ पर 1400। ठीक है, और जो सवाल नंबर 47 है, अगला सवाल है, तो इसका आंसर रहने वाला है 2/3, मतलब डी नंबर। ठीक है, यहाँ पर इस बच्चे का गलत हो गया है, जिसका भी क्वेश्चन पेपर है। अब अगले सवाल पर आते हैं हम लोग, और सवाल नंबर 48 पर आ चुके हैं हम लोग। और 48 का जो आंसर रहने वाला है आपका, जब इसको आप हल करेंगे तो इसका जो आंसर है वो रहने वाला है क्या भैया? बी रहने वाला है। ठीक है, 15,000, ये बिल्कुल सही। जो जितने भी मैं
आंसर बता रहा हूँ, भले ही मैं हल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक एक आंसर सही है और 100% यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ। और एक दो नहीं कहता मैं, किसी वजह से जो नवोदय विद्यालय समिति है कोई दूसरा ऑप्शन सही कर दे तो वो अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर सवाल नंबर किस में, जैसे मैंने बताया था आपको सवाल 41 में कि इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसमें बोनस मिलेगा। और बाकी जितने भी ऑप्शन मैं बता रहा हूँ तो क्वेश्चंस मैंने सारे हल कर रखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद सवाल नंबर अगले आते हैं, ये बार बार आ जाता है। सवाल नंबर आपका है 49, और 49 में जो आपका ऑप्शन रहने वाला है ये रहने वाला है क्या, 49 में रहने वाला है आपका ऑप्शन बी, 800 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर इस बच्चे का गलत है, ये नहीं होगा, 800 होगा, 800 इसमें बी नंबर, ठीक है। और अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 50। और जो सवाल नंबर 50 है इसमें टाइम पूछा है और इसका जो आंसर रहने वाला है भैया क्या रहने वाला है, तो इसका आंसर रहने वाला है 4 मिनट, 4 मिनट, और ये छिप गया तो डी नंबर रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से 50 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस क्वेश्चन पेपर के, और रफ कार्य के लिए जगह है नीचे। अब सवाल नंबर चालू होते हैं 51 से। ये जो सवाल थे काफ़ी थोड़ा सा टफ थे, टफ ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने कम तैयारी कर रखी थी और जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी थी उनके लिए ये सवाल इतने टफ नहीं थे, इजी सवाल थे। तो अब सवाल नंबर 51 से चालू करते हैं हम लोग। 50 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। जो 51 है प्रश्न, यहाँ पर 5555 को लिखा जाता है, तो यहाँ पर इस बच्चे का बिल्कुल सही है, ठीक है। और सवाल नंबर जो 52 है, तो सवाल नंबर जो 52 है यहाँ पर ये सवाल नंबर 52 का डी होगा, ये भी इस बच्चे का बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो अगला सवाल है 53, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ये भी इस बच्चे का बिल्कुल सही है, ए होगा, और 8/15 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल है 54, और इसका जो मासा रहने वाला है वो क्या रहने वाला है भैया, तो इसका आंसर रहने वाला है डी, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और इसके बाद सवाल नंबर आते हैं हम लोग 55 पे, 55, और इसका जो आंसर रहने वाला है आपका, तो ये रहने वाला है 25, ठीक है। अब ये सब अगर आपको सॉल्यूशन देखने हो तो इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ मैथ्स के। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, मतलब कौन कौन से कितने प्रश्न सही हैं, तो ये सब मिलाना है आपको सबसे पहले, ताकि आप अपना अनुमान लगा सकें कि आपको कितने नंबर प्राप्त होंगे नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, ठीक है। अब सवाल नंबर हम लोग आ गए हैं 56 में, और संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है, तो इसका जो आंसर है वो है भैया डी, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं। मतलब ऐसी संख्या अगर कोई 4 या उससे अधिक अंकों की है, ठीक है, तो 8 से वो तभी भाज्य होगी जब उसके अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से भाज्य होंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर 57, 8 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखना है आपको, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अब अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल है आपका 58, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है, तो 3, 5, 4, 6 से विभाज्य होगी आपकी यहाँ पर कौन सी भैया, बी नंबर 60, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्शन अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल है आपका 59, और इसका आंसर है जो मतलब इसको भाग देना है 4.239 को 0.9 से, और यहाँ पर भाग दिया जाएगा 0.9 से भाग देना है उसमें, और तो जो इसका आंसर आएगा हम उस पर बात करते हैं सीधे। उसका आंसर रहने वाला बी बिल्कुल सही है इस बच्चे का। और यहाँ पर सवाल 60 जो गणित का अंतिम सवाल है मैथ का, तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है भैया, यहाँ पर सी रहने वाला है, ठीक है। अब सी कैसे रहने वाला है थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मेरी घड़ी पर समय क्या है, अभी 7:05 है प्रातः है, मतलब सुबह के 7:05 है,
और ये 25 मिनट आगे है, मैंने घड़ी को 25 मिनट आगे बढ़ा रखा है, तो सही समय क्या होगा? अब 25 मिनट मैंने बढ़ा रखा है अपनी घड़ी को, तो 5 मिनट तो इधर कट गए, ठीक है। अब 20 मिनट पीछे और कर दीजिए, तो 6:40 प्रातः हो जाएगा सही समय, जो मैंने बढ़ा रखा है उसको घटाने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, मतलब हिंदी वाला सेक्शन हम लोग चालू करते हैं। और यहाँ पर खंड 3 मतलब पार्ट 3 और हिंदी भाषा परीक्षण, हिंदी है और लैंग्वेज है, जिन्होंने इंग्लिश से कर रखा होगा तो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, अनुच्छेद इंग्लिश में होंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद आप एक बार देख लीजिए कौन सा अनुच्छेद है, फिर उसके हिसाब से आप अपना टिक करते जाइएगा, ठीक है। अनुच्छेद थोड़ा आगे पीछे हैं, जैसे अनुच्छेद 1 है इसमें, तो अनुच्छेद किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 4 ये हो सकता है, लेकिन प्रश्न वही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 1 है, तो अनुच्छेद 1 ये है कि किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे चालू होता है। अब इसके ऑप्शन पे आते हैं भैया, तो इसके ऑप्शन जो रहने वाले हैं, तो सबसे पहला जो रहने वाला है वो बाहरी रंग रूप प्रायः धोखा देते हैं, ए नंबर सही होगा, ठीक है। और इसके बाद जो 62 है, 62 में एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, तो किसी के सद्गुण, यहाँ पर सी वाला जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। किसी के सद्गुण जानना एक ही नज़र में ये कठिन है, ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 63 पे आते हैं, तो 63 पे क्या होगा भैया, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के से आकृष्ट हो जाते हैं बाहरी रूप रंग से, मतलब बाहरी रंग रूप, जैसे किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो, या कोई बहुत खूबसूरत दिख रहा है, तो बाहरी जो रंग रूप है उससे हम फिजिकल ब्यूटी से ऐसे बोल सकते हैं कि आकृष्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या है और उसकी सोच कैसी है, इस पर हम बाद में ध्यान देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला सवाल है 64, और 64 में है आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर पूछ लिया है। तो आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, तो ये जो सुंदर है, सुंदर, प्रिय और ये दर्शनीय, ये सारे क्या हैं, पर्यायवाची हैं आकर्षक के। तो पर्यायवाची नहीं क्या है, असुंदर। असुंदर मतलब कुरूप, कुरूप मतलब जो बुरा दिखता हो, गंदा दिखता हो, बेकार दिखता हो, सुंदर ना हो, ठीक है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। पर्यायवाची नहीं मतलब एक तरह से बोल सकते हैं विलोम शब्द है, ठीक है। अब अगला सवाल आता है 65, वास्तविक शब्द है। तो वास्तविक शब्द जो है वो क्या है भैया, तो वास्तविक शब्द है आपका विशेषण, ठीक है। अब यहाँ पर इस बच्चे का गलत हो गया, क्रिया विशेषण शायद कर दिया, और देखो यहाँ पर पहले सही टिक लगा रखा था इस बच्चे ने, ठीक है। तो यहाँ से वापस आएंगे और अगले जो अनुच्छेद पर चलेंगे हम लोग, ठीक है। और अगला अनुच्छेद चालू होता है ये वाला, लाल बहादुर शास्त्री जी वाला, अनुच्छेद 2। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, ये तो बिल्कुल सही है, तो ठीक है। अब यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सबको आ जाएगा, आसान है। और जो सवाल नंबर 67 है, 67, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, ठीक है। ये आपको उसमें मिल जाएगा, पद्यांश में, अनुच्छेद में मिल जाएगा, गद्यांश में मिल जाएगा, ये गद्यांश है, पद्यांश नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अगला सवाल पर आएंगे हम लोग, और अगला सवाल है आपका, वह नेता बन गए, कौन से नेता बन गए, जन नेता बन गए भैया, कौन से नेता बन गए, जन नेता बन गए। और जन नेता आपको यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, मिल जाएगा लिखा हुआ, वो एक जन नेता बन गए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अंडरलाइन कर दूँ क्या, ये वो एक जन नेता बन गए, ठीक है। और नीचे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, बन गए क्रिया का काल है, बन गए क्रिया का कौन सा काल है, तो बन गए क्रिया का काल यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, तो भूतकाल होगा। अब भैया भूतकाल क्यों होगा, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं ऊपर चल करके। अब जो पूरा ये है ना अनुच्छेद, ये पूरा ये भूतकाल में बात कर रहा है, जैसे प्रधानमंत्री थे और जानते हैं और संघर्ष किया, ठीक है। तो संघर्ष किया उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें, नेता बन गए और काम करते थे, कम से कम 18 घंटे काम करते थे, तो ये सारी चीज़ें हमको भूतकाल में दिखाई दे रही हैं। मतलब जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के दूसरे नंबर के, तो
मतलब पहले थे, आज से बहुत पहले थे। तो ये सारी चर्चा जो हो रही है अनुच्छेद है भूतकाल पर है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 17वां, और 17वां प्रश्न जो है वो बोल रहा है, यहाँ पर 69 का होगा बी, और जो 70 है इसका उत्तर रहने वाला है पूरा करना का पर्यायवाची। पूरा करना किसी चीज़ को मतलब संपन्न करना, बोलते हैं नहीं, पूरा हो गया, मेरा काम पूरा हो गया, मेरा कोई कार्य पूरा हो गया, तो संपन्न हो गया कोई कार्य, या पूजा संपन्न हो गई, ठीक है, तो संपन्न करना हो जाएगा। जारी रखना मतलब कंटिन्यू रखना, किसी काम को करते रहना, वो जारी रखना हो जाएगा। आरंभ करना मतलब अभी शुरुआत करना ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर संपन्न करना होगा, ठीक है। सी हो जाएगा, 70 का क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे अंतिम 10 प्रश्न बचे हैं, और अंतिम 2 अनुच्छेद जिनमें 5-5 प्रश्न हैं। तो अनुच्छेद जो 3 है इस प्रश्न पत्र में वो है क्या, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है, तो ज्वालामुखी के बारे में है। तो अब हम सीधे सवाल पर आते हैं, और सवाल है हमारा जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। अब जो हमारा सवाल है 71, ये बोल रहा है कि ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है मतलब क्या सही नहीं है मतलब गलत क्या है। तो यह बड़ी जंगली आग सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया पहला, ठीक है। और इसके बाद जो सवाल नंबर प्रश्न मतलब प्रश्न नंबर 72 है, तो जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, विस्फोट होता है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, जो मतलब लावा निकलता रहता है, सक्रिय मतलब जिससे विस्फोट होता रहता है, ठीक है। इसका सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होती है। मतलब जो लावा होती है ना, लावा मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं जलती हुई, जैसे लोहे को गलाया जाता है ना तो पिघल जाता है, ऐसे लावा होता है। तो लावा बिल्कुल द्रव अवस्था में होता है, वो जैसे ऐसे पहाड़ होता है ना, ऐसे ऐसे मैं चित्र बनाकर आपको समझाता हूँ थोड़ा। यहाँ पर नीचे आएंगे और चित्र थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पर चित्र तो नहीं बन पाएगा, लेकिन इसको आप समझ लीजिए कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। द्रव द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब शांत का यहाँ पर विलोम शब्द है, शांत का, शांत मतलब बिल्कुल जो शांत रहता हो, ठीक है। तो निश्चल होगा नहीं, सुंदर होगा नहीं, स्थिर भी नहीं होगा, तो सक्रिय हो जाएगा। शांत मतलब जो शांत बैठा रहता हो, सक्रिय मतलब जो सक्रिय रहता, कुछ काम करता रहता हो, मतलब शांत ना बैठे, ठीक है, सक्रिय, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहे, तो वो व्यक्ति हो जाएगा क्या, सक्रिय। शांत का यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 75, और 75 प्रश्न में पूछा जा रहा है, अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है। सहित मतलब के साथ, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। सहित मतलब के साथ ने, सहित जैसे तुम मतलब तुम अपने पिता सहित, या जैसे अपने पुस्तक सहित, तो मतलब पुस्तक के साथ आओ, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला प्रश्न सही हो जाएगा, 75 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पर, प्रश्न नहीं, अनुच्छेद 4 पर। और अनुच्छेद 4 में हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संख्या कौन सी, 76। तो पहले अनुच्छेद देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जैसे आप लोग अभी कई महीनों से नवोदय विद्यालय की तैयारी करते करते ऊब गए होंगे, और आज परीक्षा समाप्त हुई तो काफ़ी हल्का महसूस कर रहे होंगे। ऐसा मैं भी महसूस करता हूँ जब मेरी परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में है, मतलब हमको चिंता तनाव स्वास्थ्य के शत्रु हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम आते हैं सीधे प्रश्न पर, और प्रश्न बोल रहा है, हम तरह तरह का काम करते करते क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। हम मतलब समान तरह का कार्य करते हुए, कैसे कार्य करते हुए भैया, तो जो समान तरह के कार्य हैं उनको करते हुए हम ऊब जाते हैं। समान तरह के कार्य मतलब एक जैसे कार्य, मतलब जैसे डेली पढ़ना या डेली कोई काम करना, मतलब एक ही तरह का काम करना। जैसे हम अलग अलग कार्य करते हैं तो उगते नहीं हैं, खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और घूमने भी जा रहे हैं कहीं, तो हम उगते नहीं हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है जो ये है, कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुनः आरंभ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना कार्य पुनः आरंभ, मतलब थोड़ा सा मनोरंजन कर लें हम लोग, और फिर क्या करें, अपना कार्य फिर से चालू कर दें।
तो इससे क्या होगा, हमारा कार्य बेहतर होगा। इसका 77 का डी सही होगा आपका, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 78, हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है। क्या दूर करने में मदद मिलती है भैया? अवांछित तनाव। अवांछित मतलब बेकार का जो तनाव है, जैसे हम कार्य कर रहे हैं खूब, या कंप्यूटर में बहुत गेम खेल रहे हैं, या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, या बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर हम हंसते हैं, कॉमेडी देखते हैं, या ऐसे किसी चुटकुले में जोक में हंसते हैं, तो हमारा तनाव दूर होता है, ठीक है। और इसके बाद अगला प्रश्न है 89, पुनः आरंभ का अर्थ है फिर से शुरू करना, ठीक है। पुनः आरंभ का क्या अर्थ है भैया? फिर से शुरू करना। और जो अंतिम प्रश्न है, अब अंतिम प्रश्न क्या है भैया कि क्षमता का विपरीतार्थक है। क्षमता का क्या है? अक्षमता। क्षमता मतलब आपकी क्षमता, कैपेसिटी है। जैसे आपने अभी नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम पास कर लिया। अक्षमता मतलब जैसे क्षमता ऐसे भी होती, अक्षमता ऐसी भी होती है शारीरिक अक्षमता, कोई विकलांग है और शारीरिक रूप से अक्षम है, किसी का हाथ पैर जैसे आँख, भगवान किसी किसी को अक्षम शारीरिक रूप से कर देता है, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको मैंने सॉल्यूशन दिया नवोदय विद्यालय जो सिलेक्शन टेस्ट 2023 का था, इसका मैंने पूरा आपको उत्तर बताया। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आप ये भी बता सकते हैं आपको कितने नंबर प्राप्त हुए। और वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो में मैंने सारे जितने भी प्रश्न हैं लगभग सबके एक दो प्रश्न को छोड़ करके मैंने सारे के ऑप्शन आपको उत्तर बताए हैं कि कौन कौन से सही होंगे। तो ये रहा पूरा जवाहर नवोदय विद्यालय जो सिलेक्शन टेस्ट 2023 था। आज 29 अप्रैल शनिवार को इसका पूरा हल मैंने बताया, और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर रहने वाला है। तो वीडियो आप अपने दोस्तों को, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने क्लासमेट्स हैं, उनको भी आप शेयर कर दीजिए, और अपने आप रिश्तेदारों को भी शेयर कर सकते हैं जिनके बच्चों ने नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया हो, ताकि वो आंसर देख लें और मिला लें कि उनका पेपर कितना सही है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें थी जो मैंने शुरू में नहीं बताई थी, दिव्यांग छात्रों के लिए 40 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे, ये सारे निर्देश थे। तो इन पर अभी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और 100 अंक थे और 80 प्रश्न रहने वाले हैं, और 11:15 से 11:30 तक यहाँ पर समय रहने वाला था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर प्रत्येक 30 मिनट पर घंटी बजाई जाएगी। पता नहीं कितने विद्यालयों में बजाई गई या नहीं बजाई गई, ठीक है। तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें थी, सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ थी भैया? तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी। मतलब अगर आपके कोई सवाल गलत हो जाएंगे तो नंबर नहीं काटे जाएंगे उनके, जो सही हैं केवल उनके नंबर आपको दिए जाएंगे। ये चीज़ होती है निगेटिव मार्किंग, नकारात्मक जो मार्किंग है उसका मतलब। तो वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक और अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।